हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? देखो, आज के इस लर्निंग सेशन में हम लोग अपने पिछले टॉपिक को ही थोड़ा-सा आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया टॉपिक भी सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखो वेक्टर्स का एडिशन, सबट्रैक्शन, कंपोनेंट्स ये सब करना सीखा है और अपने पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस्ड देखे थे, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेक्टर्स, जिसमें कई अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री यूज़ होती है, कई सारे मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होते हैं जो आप लोगों के लिए नए होते हैं। तो आज के इस सेशन में देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द कंपोनेंट फॉर्म। ये हम लोग अपने पिछले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन में इसको यूज़ भी कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, तो हम उसको 3 अलग अलग डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स कर सकते हैं मैक्सिमम, है ना? क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3 एक्सिस होती हैं, तो हम उन तीनों एक्सिस के अलावा उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। हमने कंपोनेंट करते हुए ये सीखा था कि देखो, इस तरह से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, तो इससे अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो आई विल गेट ए एक्स, और इससे अगर मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो आई विल गेट ए वाई। मतलब इस तरह से मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये ए वाई हो गया, ये वाला ए एक्स हो गया। और अगर ये वाला एंगल थीटा दे रखा हो तो हम कह सकते हैं ए एक्स इज ए कॉस थीटा। अगर मान लो मैं कहूँ कि ये वाला एंगल फाई दे रखा है तो व्हाट इज़ ए वाई, तो इट इज़ ए कॉस फाई। अब क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा प्लस फाई 90 होगा, तो हम किसी भी एक को सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे फाई की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया तो साइन थीटा बन जाएगा, या थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख दिया तो साइन फाई बन जाएगा, जो भी होगा। तो इस तरह से हम एक वेक्टर के दो कंपोनेंट कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली वो 3 डायरेक्शंस में भी पॉसिबल है, तो मैंने ये इस तरह से लिखा। देखो, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई है, उसको जे कैप, और जेड डायरेक्शन में ए जेड है, इसलिए के कैप। सिमिलरली बी के भी अगर इस तरह से कंपोनेंट कर दिए जाएँ आई जे के साथ, तो अब इनका एडिशन बहुत सिंपल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्स वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो तो यू विल गेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी, वाई वाई के कंपोनेंट्स को ऐड कर दो तो यू विल गेट वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी, जेड जेड के कंपोनेंट्स को ऐड करो तो यू विल गेट जेड कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। अब अगर माइनस साइन लगा दोगे तो इट विल बिकम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सिंपल सी बात है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हुए कंपोनेंट्स कर देने चाहिए। अब देखो 3D कंपोनेंट्स कैसे करेंगे किसी वेक्टर के। 3D कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स हम लोग ऑन पेपर तीनों डायमेंशंस बनाना और उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन ठीक है, हम लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जो बाहर की साइड निकल के आए और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो वो है जेड एक्सिस। इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब यहाँ पे कोई भी वेक्टर होगा ना, वो एक्स वाई जेड तीनों को कंटेन करता होगा। अब वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं है, अब वो हवा में है, जैसे ये। अब देखो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा था कि ये 3 डायमेंशनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अब ये वेक्टर है तो हवा में, लेकिन बनाया मैंने प्लेन में है, तो इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहा होगा। तो इसको ऐसे समझो कि तुम एक कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे एक रॉड को ऐसे बीच में इंक्लाइन करके रख दिया। कॉर्नर से निकलती, ये रूम का कॉर्नर हो गया, तो इस कॉर्नर से रॉड को बाहर आते हुए रख दिया और ये किसी भी वॉल को टच नहीं कर रहा है। देखो,
कॉर्नर का मतलब हो गया ये एक वॉल है तुम्हारे रूम की, और ये इधर दूसरी वॉल है तुम्हारे रूम की, ठीक है। अब ये बिना किसी वॉल को टच किए हवा में है ऐसे, दिस इज वॉल 2 एंड दिस इज वॉल 1, और ये उस रूम का कॉर्नर है। ये क्या है इधर इस जगह, ये वाला है फ्लोर, ये तुम्हारा फ्लोर हो गया। तो अब ये वेक्टर कैसे है, कॉर्नर से बाहर निकलते हुए बिना किसी वॉल के टच किए ऐसे हवा में। अब इसके 3 कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, तो भाई करना वही है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसका एंगल अल्फा एक्स मान लो। यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये अल्फा वाई हो जाएगा। और यहाँ से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर से। अब वो क्या है ना, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बिना बनाए हम कह देते हैं कि ये इधर से अल्फा जेड हो जाएगा एंगल। तो व्हाट इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये ए वेक्टर मान लिया, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा एक्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से कॉस अल्फा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से इसका एंगल अल्फा वाई है, तो इट इज़ ए कॉस अल्फा वाई, एंड जेड एक्सिस से इसका कंपोनेंट ए कॉस अल्फा जेड है। अब देखो अगर हम तीनों कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का एडिशन करेंगे, मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तो इट विल गिव अस द नेट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। ये कैसे सोचा होगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर 3 की जगह मान लो 2 ही कंपोनेंट होते, लेट अस सपोज वी हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, ये वाली कंडीशन, इसमें एक वेक्टर ऐसे है। अब हम जानते हैं यहाँ से अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ ये वेक्टर आएगा, इसका अगर ए वेक्टर थीटा एंगल बनाता है तो इट इज़ ए कॉस थीटा, और इधर से अगर ये हम लिखें तो ये ए साइन थीटा, इसको मैं ए एक्स लिख रहा हूँ, इसको मैं ए वाई लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर वेक्टर की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ज़रा, बहुत ही सिंपल सी बात नहीं हो गई कि ये वाली साइड ए साइन थीटा है, ये वाली साइड ए कॉस थीटा है, तो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ए, ये तो हाइपोटेनियस हुआ ना, तो ए स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन में इट इज़ लाइक दिस, 3 डायमेंशन में इसको एक्सटेंड कर दो तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो ये 3 डायमेंशन में ऐसा हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करें तो इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके एडिशन कर दो, इन तीनों के स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा नहीं सॉरी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई एंड अल्फ़ा जेड लिया है हमने, कभी कभी ये अल्फ़ा बीटा गामा भी ले लिया जाता है बुक्स में, एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जेड। अब यहाँ से क्या होगा, ये तीनों टर्म्स इस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये मिलेगा एक रिलेशन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वाई एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जेड must be equal to 1. This is the relation which is always true in 3-dimensional components. तो 2 डायमेंशन components में क्या रिलेशन होता है, उसमें सिंपल सी बात है, अगर ये थीटा है और ये फाई है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए कॉस फाई
और इसको ए कॉस थीटा। अब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर कट जाएगा और हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो बच्चों ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, 2 डायमेंशन है, तो उसमें ए एक्स ए वाई का यूज़ करना है। और अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो उसी फॉर्मूला को जनरलाइज करके ए जेड ऐड कर दो। इसी तरह से अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो उसके दोनों एक्सिस से एंगल्स का कॉस स्क्वायर का सम 1 होगा। सिंपल सी बात है ना। 1 क्यों होगा? देखो समझो कि यहाँ पे जो फाई है वो 90 माइनस थीटा है। जब तुम इसको फाई को 90 माइनस थीटा रखोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। फाई को मैंने रखा है इसलिए ये कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये क्या बना? ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि वेरीफाइड करती है हमारी इस सिचुएशन को। तो 2 डायमेंशन में ये कंडीशन, 3 डायमेंशन में ये कंडीशन। इस तरह से हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स करो, कंपोनेंट्स करके उसको ऐड करना है तो एक्स एक्स को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो और आई कैप जे कैप के कैप लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 if F1 makes 30 degree and 45 degree with F3 and magnitude of F3 is 10 Newton। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसको करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ। F3 जो है ना, उसको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, जब ऐसा कुछ डेटा दिया हो, ऐसे क्वेश्चन में F3 को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड अज्यूम कर लो। अब F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 दे रखा है। F3 का मैग्नीट्यूड 10 ले लिया सब। अब हम लोगों ने F1 और F2 को 30 और 45 डिग्री पे बनाना है। हाँ, तो यहाँ पे ये बन जाएगा F1 और ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा F1, यहाँ पर आ जाएगा F2 और F1 का एंगल 30 डिग्री, F2 का एंगल 45 डिग्री। और क्या? देखो और क्या है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं F1 F2 के कंपोनेंट्स करूँगा, देखो F1 F2 के कंपोनेंट्स करूँगा तो एक इधर आएगा और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसको हम लिखेंगे F1 cos 30 और दूसरे वाले का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसको हम लिखेंगे F2 cos 45। ये आ गए, है ना, 2 कंपोनेंट्स, एक cos 30 अलॉन्ग द एंगल और दूसरा cos 45 जो F3 के अलॉन्ग आए। और जो 2 कंपोनेंट्स इधर आएंगे उनका क्या? ये हो जाएगा F2 sin 45 और ये हो जाएगा F1 sin 30। अब ध्यान देने की बात क्या है कि क्वेश्चन में ये दिया है कि F1 और F2 का सम जो है वो F3 के बराबर है। मतलब ये कि F3 के अलॉन्ग डायरेक्शन में भी आना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी आना चाहिए। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो F3 के अलग डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स हैं उनका सम हमेशा 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझना कि
F2 साइन 45 और माइनस, क्योंकि ऑपोजिट है इसलिए माइनस F1 साइन 30, ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों ज़ीरो होनी चाहिए? क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो F3 के अलॉन्ग आएगा, तो बाकी दो कंपोनेंट्स होने ही नहीं चाहिए। जो दो कंपोनेंट्स F3 के अलॉन्ग आ गए बस वही आंसर में आ जाए। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? F1 cos 30 प्लस F2 cos 45 मस्ट बी इक्वल टू 10। मतलब इनका सम तो 10 के बराबर हो गया, और जो दूसरे दो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल लो। F2 इंटू 1/√2 मस्ट बी इक्वल टू F1 इंटू 1/2। तो F2 की वैल्यू आई हमारे पास F1 इंटू 1/√2, वो कैंसिल आउट करके मैंने ये निकाल लिया। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। तो F1 इंटू √3/2 प्लस F2 इंटू 1/√2 मस्ट बी इक्वल टू 10। तो F2 की जगह F1 डाल देते हैं। F1 √3/2 प्लस F2 की जगह F1 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 10। तो F1 की वैल्यू आ गई 20/1 प्लस √3। ये देखो F1 आ गया, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो F2 आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो गया जिसमें हम F1 F2 को इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल क्यों है ये? क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता था कि F1 और F2 का जो सम होगा वो F3 के अलॉन्ग आएगा, क्योंकि वही तो उसका रिजल्टेंट है। तो हमने F1 और F2 के कंपोनेंट्स कैसे किए? F3 के अलॉन्ग कर दिए दो कंपोनेंट्स, और जो बचे हुए दो थे उनको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्टेंट फिर x और y दोनों एक्सेस के अलॉन्ग आ जाएगा, जबकि आना किस एक्सेस के अलॉन्ग चाहिए था? सिर्फ y एक्सेस के अलॉन्ग, क्योंकि F3 हमने वहाँ बनाया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। अब एक छोटा सा टॉपिक ये वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। देखो पहले मैं वेक्टर a का डबल निकाल लेता हूँ। 2a एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया 2a। और 3b क्या होगा? इट इज़ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब मुझे 2a माइनस 3b मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या होगा? देखो सब्ट्रैक्ट करने में 2a माइनस 3b, x को x से सब्ट्रैक्ट करो, y को y से, तो 2 माइनस 6 i कैप, y को y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ 2 माइनस ऑफ माइनस 3 j कैप एंड प्लस माइनस 4 माइनस 3 k कैप। तो ये हो गया माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। ये हमारे पास क्या आया? 2a माइनस 3b। हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसका हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू ax प्लस ay का होल स्क्वायर होगा। इट इज़ फॉर 2D। और 3 डायमेंशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ, जनरलाइज कर दो, ax ay और az तीनों के स्क्वायर का सम।
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर आना चाहिए -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर. दिस इज 16 प्लस 25 प्लस 49. 55 एंड 65 70 80 90 90 हो गया ये. तो इट इज़ 3√10. This is magnitude of 2a minus 3b. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना सफिशेंट है. आज के इस लर्निंग सेशन को ज़रूर रिपीट कीजिएगा, सारी चीज़ों को दोबारा देखिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की है. 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में सीखा है. तो किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर उसको क्लियर करेंगे. टिल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and thank you so much.